ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब की बार किसकी सरकार? हिमाचल और गुजरात में बज गया चुनावी बिगुल। किसके सर होगा हिमाचल और गुजरात का ताज? राजनीति के शतरंज में किसकी होगी ताजपोशी, किसकी होगी हार? किसका करेगी जनता सम्मान और किसका करेगी बहिष्कार? कौन करेगा गुजरात और हिमाचल पर राज? किसकी बातों में कितना है दम? देखिए A1 न्यूज़ पर सबसे बड़ी चुनावी कवरेज हमारे वरिष्ठ पत्रकार वरुणेंद्र कथुरिया, मुकेश मधुर, धर्मेंद्र भदौरिया और राजेश कुमार के साथ। नमस्कार दर्शकों, गुजरात चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग पूरी गति के साथ चल रही है और इसी सिलसिले में A1 न्यूज़ की इस लाइव परिचर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वरुणेंद्र कथुरिया। नमस्कार। गुजरात चुनाव चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उत्सुकता का विषय है, बड़े बड़े उद्योगपति, उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक लोग और देश की जनता तक गुजरात चुनाव को इसलिए भी उत्सुकता की नज़र से देख रही है कि प्रधानमंत्री का यह गृह राज्य है और आज दूसरे चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री के जो अपनी सीट है उस सीट पर भी चुनाव होने हैं। पिछले दिनों गुजरात को लेकर हुई राजनीति में 3 नाम बहुत तेज़ी के साथ उभरे। हार्दिक पटेल, जिग्नेश और अल्पेश ठाकुर, तीनों समाज के अलग अलग तबकों को लेकर राजनीति में चर्चित हुए और इन सब तत्वों और इन सब चर्चाओं का, इन सब समीकरणों का आज के चुनाव पर काफ़ी गहरा असर पड़ने की संभावना नज़र आ रही है। दूसरे चरण के इस चुनाव के संदर्भ में वरुणेंद्र कथुरिया जी, आपके क्या विचार हैं कि यह चुनाव किस प्रकार देश की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित करेंगे? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो अभी हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि 12 बजे तक जो है गुजरात में जो है लगभग 39% जो है वोटिंग हो चुकी है, जिसमें से अहमदाबाद में से 23.8% अहमदाबाद में हुई है। और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह और हार्दिक पटेल और अरुण जेटली, ये प्रमुख नेता हैं जिन्होंने इसमें अभी दूसरे चरण के अंदर अपना मतदान कर दिया। अब जो आपने प्रश्न करा कि इनका क्या असर पड़ेगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों जातिगत समीकरण के नेता कांग्रेस से जुड़कर कांग्रेस को लाभ देने की स्थिति में थे, उनको काफ़ी हद तक नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति से, अपने एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से काउंटर कर दिया है, जिसके कारण मेरा ये मानना है कि जो पटेल संप्रदाय का या समुदाय का जो वोट बैंक था वो डिवाइड हुआ है और डिवाइड होने से भाजपा को उसका लाभ मिलता मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जो अल्पेश और जिग्नेश लड़ रहे हैं, वो भी जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वहाँ भी आज बड़ा कठिन मुकाबला होने वाला है और इन्हीं जो आज 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन पे ये दोनों सीटें उनकी भी है। इसी प्रकार जो आज डिप्टी सीएम है, आज महसाणा सीट से वो भी लड़ रहे हैं, आज उनका भी नतीजे मतपेटियों में बंद हो जाएंगे। वरुणेंद्र जी, गुजरात में आज के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान कई ज़िले ऐसे भी हैं जो आदिवासी बहुल और कुछ विकास के पैमाने पर पिछड़े हुए माने जाते हैं। उन ज़िलों में और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, बहुत सही प्रश्न किया मुकेश भाई आपने कि आदिवासी क्षेत्रों में पहले कांग्रेस का बहुत अच्छा मजबूत आधार माना जाता था, परंतु पिछले 5 सालों के समय से कह सकते हैं 2012 के जब चुनाव हुए थे तब भी भाजपा ने ऐसी पकड़ बना ली थी कि उन आदिवासी क्षेत्रों में भी भाजपा जीत कर आई थी और भाजपा की वहाँ पर निरंतर विकास के कार्य करने के कारण भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। परंतु वो एक छोटा सा अंतर है कि एक आदिवासी नेता है छोटू वसावा, वो उनके साथ कांग्रेस का टाई अप हो गया, 2 सीटों पे आज वो भी लड़ रहे हैं वहाँ पर उनकी पार्टी, तो वो जो है निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूती देंगे और आदिवासी वोटों का जो रुझान है वो डिवाइड होगा।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार को जातिगत राजनीति का गढ़ माना जाता था। कहा जाता है कि जातिगत राजनीति की शुरुआत इन्हीं दो राज्यों से हुई, लेकिन इस बार देखने में आया है कि जातिगत राजनीति का जो विशाल बाज है इसने अपने पंजे गुजरात में भी गड़ा दिए नजर आते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि भविष्य में जातिगत राजनीति देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, देश की जनता के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, या देश में कुछ नए ऐसे समीकरण आएंगे जो कहीं देश को नुकसान भी पहुंचाने की संभावना रख सकते हैं? बहुत सही कहा मुकेश भाई आपने कि जातिगत समीकरणों से जब भी राजनीति होती है तो देश का हमेशा से नुकसान होता है, क्योंकि तब विकास से हटकर लोग जाति की बात करते हैं। और ये बहुत दुखद है कि इस बार जो गुजरात चुनाव विकास के मुद्दों से शुरू हुआ था, वो जब पोलिंग की डेट आई है तब तक मैं देख रहा हूं कि वो उन विकास के मुद्दे से हटकर जातिगत समीकरण के मुद्दों पर आ गया है। इवन मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक आ गया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान वाले फैक्टर की बात कही है, ये अब एक अलग तरह की स्थिति को दिखाता है कि सोचिए कि देश में एक राज्य के चुनाव को जीतने और हारने के लिए लोग उस देश से मदद मांग रहे हैं जिस देश का भारत के ऊपर एक विरोधी का प्रभाव है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि जातिगत समीकरण किस दिशा से कितना खतरनाक होता जा रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसमें जो तीन चेहरे जो आपने पहले भी कहा कि जिसमें से पटेल संप्रदाय से जो है हार्दिक पटेल हैं, दलित से और ओबीसी से, ये जब तीनों फैक्टरों को जोड़ने की बात हुई है तो ये निश्चित रूप से विकास की अवधारणा को रोकने का प्रयास है। तो क्या ये तीनों चेहरे हार्दिक पटेल, जिग्नेश और अल्पेश, ये कुछ स्वार्थी ताकतों के हाथों का मोहरा बने हैं, या ये इनकी अपनी इच्छा थी, या इनके अपने समाजों की, जिन जातिगत समाजों से ये आते हैं उन समाजों की इच्छा थी? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा मुकेश भाई कि वो मोहरा बने कि या क्यों हुए, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि पिछले कुछ समय से इन तीनों ने अपने समाज के लिए बहुत काम किया और उस समाज में इन्होंने अपनी गहरी पैठ और पकड़ बनाई। जो अमानत का आंदोलन इन्होंने चलाया, अमानत का, उससे पटेल समुदाय के जितने यंग बच्चे थे वो सारे के सारे हार्दिक के साथ जुड़ गए। इसी प्रकार जो ओबीसी के अंदर उन्होंने काम किया वो अलग हो गया, और जिग्नेश ने जो काम किया वो जिग्नेश की वजह से दलित जो ऊंझा का एक मामला हुआ था जिसमें दलितों को गौ मांस का उतारने की वजह से पिटाई का मामला था, उसके बाद वो सोशल मीडिया में बहुत प्रभावशाली ढंग से खड़े हुए और दलित संप्रदाय के लोग उनके साथ जा जुटे। गुजरात से हमारे पीएम संबंधित हैं, गुजरात में उनका जन्म हुआ, गुजरात से ही वो चुने गए, गुजरात में कई टर्म वे मुख्यमंत्री रहे और आज देश के प्रधानमंत्री पद पर वे विराजमान हैं। एक प्रकार से गुजराती मनस्विता के लिए ये गौरव की बात मानी जानी चाहिए कि उनके राज्य से प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च सीट पर बैठे हुए हैं। यह गौरव कभी उत्तर प्रदेश को हासिल हुआ करता था। तो क्या लगता है आपको कि गुजरात की जनता अपने इस गौरव को इतनी आसानी से छिन जाने के लिए मोदी के विरुद्ध अर्थात भाजपा के विरुद्ध वोट करेगी, या उनको अपना अंध समर्थन देगी ताकि गुजरात का समाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा प्रभावशाली बना हुआ है वैसा ही आने वाले दशकों तक बना रहे? बहुत सही बात कही मुकेश भाई आपने, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि मेरे राज्य का बच्चा जो देश का नेतृत्व कर रहा है, इवन देश को इस स्तर पर ले गया कि आज नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ये निश्चित रूप से गुजराती अस्मिता के कारण नरेंद्र मोदी एक मजबूत पक्ष के साथ भाजपा को वोट दिला पाएंगे। परंतु मैंने जैसे साथ में कहा कि ये क्योंकि जातिगत भी लड़ाई है जिसमें दलितों का, अल्पसंख्यकों का, साथ में ओबीसी का और पटेलों का, ये जो एक चतुर्भुज बन गया है, ये चतुर्भुज कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ हद तक लाभ देगा। परंतु मेरा ये मानना है कि इस सारे समीकरणों के बावजूद भी भाजपा गुजरात में सरकार बनाती दिख रही है और उसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं। वो कारणों में जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया वो यही गुजराती अस्मिता का बिंदु है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुणेंद्र जी। अति शीघ्र गुजरात से संबंधित दूसरी चर्चा में आपको पुनः आमंत्रित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार किसकी सरकार? हिमाचल और गुजरात में बज गया चुनावी बिगुल। किसके सर होगा हिमाचल और गुजरात का ताज?
राजनीति के शतरंज में किसकी होगी ताजपोशी, किसकी होगी हार, किसका करेगी जनता सम्मान और किसका करेगी बहिष्कार, कौन करेगा गुजरात और हिमाचल पर राज, किसकी बातों में कितना है दम। देखिए एवन न्यूज पर सबसे बड़ी चुनावी कवरेज। हमारे वरिष्ठ पत्रकार वरुणेंद्र कथुरिया, मुकेश मधुर, धर्मेंद्र भदौरिया और राजेश कुमार के साथ। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।